Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. पहली न्यूज़ पर आ जाते हैं। तेजस फाइटर की जो डिलीवरी है वो थोड़ी डिले हो चुकी है। 2010 में मिलिट्री ने 40 तेजस एयरक्राफ्ट मांगे थे जिसमें अभी तक 36 डिलीवर हो चुके हैं और 4 यूनिट है वो पेंडिंग है। बेसिकली इंडिया की जो कंपनी HAL है वो ये चीज़ डिलीवर करती है। ये होते क्या हैं? ये होते हैं LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इनकी डिलीवरी हाल क्या जानबूझकर लेट कर रहा है? ऐसा नहीं है। एक उनका इलेक्ट्रिकल इंजन है जो F404 IN20 है, उनको वो मिल नहीं पा रहा, उसकी वजह से डिलीवरी हो रही है। और इसकी शॉर्टेज ग्लोबली है, ऐसा नहीं खाली इंडिया में हो रहा है। बेसिकली शुरू से ही इसमें डिले चल रहा है, जब से 1983 में लॉन्च किया गया था। इसका प्रोटोटाइप 2001 में बनाया गया था जिसको फ्लाई किया गया और उसका क्लियरेंस आने में 2013 लग गए। 1983 में ये प्रोग्राम आया था, फिर 2001 में प्रोटोटाइप आया और 2013 में उसको क्लियरेंस मिला और 2024 तक ओनली 36 फाइटर प्लेन डिलीवर हुए हैं जो तेजस एयरक्राफ्ट है। 1983 से लेके 2024 कितना हो गया? 40 साल, बहुत बड़ा टाइम होता है। क्लियरेंस मिला इनको 2013 में, इन्होंने फिर इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया और 2019 ने इसका ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया। मतलब उनको मिल गए और उन्होंने कुछ फ्लाई करके भी देख लिए। डिफेंस एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर चीज़ों को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, दूसरी कंट्रीज़ है, वो कंटिन्यूसली अपने प्रोग्राम और इक्विपमेंट अपग्रेड कर रही है और हमें भी चाहिए होता है कि हम इसको जल्दी जल्दी कर पाएँ। बट इतना ज़्यादा डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत सरकार को कहीं ना कहीं देखना होगा कि इंडिया में भी ऐसे इंजन्स बनाए जा सकते हैं और हमको हैविली रिलाई ना होना पड़े फॉरेन के लिए जब हमको डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए हो। आप सभी ने सुना है कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हर एक कंट्री को आजकल चिप की मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हैविली रिलाय है इन चीज़ों के ऊपर। इसी को लेकर आपको पहले पता है कि खाली TSMC एक मेजर प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था जो ताइवान में था, बाकी सब छोटे मोटे हाउस हुआ करते थे, मतलब छोटी मोटी कंपनियाँ थी। बट अभी इसको सब जगह फैलाना है और इंडियन गवर्नमेंट को भी बाहर से इंपोर्ट पर नहीं रखना है। तो उन्होंने क्या किया था, PLI स्कीम लॉन्च की थी कि जो यहाँ पर मेजर प्रोडक्शन कर पाए, मतलब जिनके पास भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो इंडियन हो चाहे बाहर की कंपनियाँ, वो इंडिया में आए और उसको प्रोड्यूस करें। तो उससे हमको रोज़गार भी मिलेगा और हम इंडिपेंडेंट भी होंगे। उसको लेकर इंडिया में 2 कंपनियाँ आई थी मेजरली, डिक्सॉन और फॉक्सकॉन। इन्होंने यहाँ पर PLI स्कीम के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी और अब ये सुनने में आ रहा है कि इनका 700 करोड़ रुपए पेंडिंग है PLI स्कीम का। फॉक्सकॉन का 600 करोड़ और डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का 100 करोड़। गवर्नमेंट में डिले चलता रहता है, ये मैंने बहुत बार देखा है। और इंडिया में स्पेशली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यार इन चीज़ों में इतना डिले काफ़ी अच्छा नहीं है। एक बार ये लोग डीमोटिवेट हुए तो दे विल लीव इंडिया एंड दे विल नेवर कम बैक। और उसके अलावा हमारा जो ग्लोबल इमेज बनता है वो भी बहुत ख़राब बनता है। आगे से कोई भी कंपनी यहाँ पर आने से पहले 10 बार सोचती है। कभी कभी मुझे जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स है वो बहुत होलो लगते हैं जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। एक तरफ वो चाहती है कि मेक इन इंडिया प्रमोट हो, हमारे पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आए, हम इसके लिए स्कीम लेकर आएँ और लोग आएँ। बट जब उसको ग्राउंड लेवल पर देखा जाता है, रियलिटी चेक किया जाता है, तो पता चलता है वो खाली बोलने के लिए अच्छे थे, रियलिटी में ऐसा कुछ उनको चाहिए ही नहीं। जब PLI स्कीम लेके आए थे तो गवर्नमेंट का ये सोचना था कि $300 बिलियन हमें यहाँ से जनरेट करने 2025 तक। वो जनवरी आ चुका है 2025 का, अभी खाली हमारे पास 11 महीने। तो क्या वो इस टारगेट को लेकर रियली सीरियस हैं? ऐसा इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है। इंडिया में ज़रूर हमको लगता है कि ये काफ़ी रेगुलरली होता रहता है, बट ऐसा पहले दूसरी कंट्रीज़ में भी हुआ है। और दूसरी कंट्रीज़ में भी जब कंपनियों को ऐसे डिले हुआ है तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया, अपने प्लांट क्लोज कर दिए और उन्होंने उस कंट्री को ही बैन कर दिया कि हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे। और आपको पता है कि कोई अगर मेजर सेक्टर से कोई निकलता है तो फिर ग्लोबली उसकी क्या इमेज बनेगी उस कंट्री की। और अगर कोई कंपनी चली गई जैसे फॉक्सकॉन जैसी, तो फिर तो बड़ी सोचने वाली बात है। आपको मैं बता दूं, अगर हम लोग इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर पाते हैं तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा फिजिकल डिफिसिट कम होगा, रुपीज़ की वैल्यू बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। खाली टैक्स लगाकर, लोगों को लूट कर आप अपनी इकोनॉमी नहीं बढ़ा सकते, कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा। दृष्टि IAS इंस्टीट्यूट्स ने 90 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। UPSC प्रिपरेशन में इनका मार्केट शेयर 15% है और इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 25% हुआ है। आप जैसे बाईजूस की कंपनी देख रहे हैं, अनअकैडमी देख रहे हैं, ये सब लॉस बना रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो वाकई में प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जाती हुई दिख रही है। तो इन दोनों में जो कोर चेंजेस है वो हमको थोड़ा देखना चाहिए, उसको सीखना चाहिए।
पर जैसे ही मैं इस चीज़ को अनअकैडमी और बायजूस से कंपेयर करता हूँ तो लोग इमीडिएटली उसी चीज़ पर पॉइंट आउट करेंगे कि वो लोग लॉस कर रहे हैं, ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। बट आपको वैसे कभी भी स्टार्टअप को कंपेयर नहीं करना है। ये एक इंस्टीट्यूट है, ये भी बना है तो इनिशियल फेज़ में प्रॉफिट कर रहा है। जब आप अनअकैडमी के इनिशियल ईयर्स में जाएंगे तो वो भी अच्छी खासी प्रॉफिट कर रहे थे, बायजूस भी अच्छी खासी प्रॉफिट कर रहे थे। तो इनिशियल ईयर्स में हैंडल करना थोड़ा आसान होता है। जैसे ही कंपनी थोड़ा इन्वेस्टमेंट उठाती है, बाहर से लोन उठाती है, फिर थोड़े सब चीज़ें बर्बाद होना चालू हो जाती है। इंडिया में जो ये एडटेक इंडस्ट्री है, जो बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये 10.4 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी 2025 के एंड तक। और इसका CAGR पकड़ लो तो 39% है। मतलब ये इंडस्ट्री अभी भी बूम कर रही है, इसमें अभी सेचुरेशन नहीं आया है, चाहे कंपनियां बर्बाद हो गई है। वहीं पर अगर देखने वाली बात ये है कि जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, जो इनकी बुक्स बनाती है, प्रिंटिंग का काम करती है, उसका CAGR 12% है। और 2021 से 2025 तक वो ग्रो किए हैं, बट उनका जो ग्रोथ है वो 1.28 बिलियन है, खाली डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब ये है कि जो ज़्यादा ग्रोथ हुई वो डिजिटल वाले फील्ड में हुई है, और जो लोग या फिर स्टूडेंट्स बोलूँगा उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है विद लेसर कॉस्ट। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। आप और हम लोग बिस्लरी की बोतल तो नॉर्मली लेते ही लेते पानी पीने के लिए, वो अपनी क्वालिटी की वजह से जानी जाती है। क्या आपको पता है कि कोई कंपनी एक साल में कितना ग्रो कर सकती है? मतलब कुछ तो कैप होगा, कुछ आपने सोचा होगा ना। और बिस्लरी जैसी कंपनी के बारे में तो आपने ज़रूर सोचा होगा। मैं जब आपको इसके फिगर बताऊंगा तो आप शॉक रह जाएंगे। इनका प्रॉफिट है वो सर्ज हुआ है 82.8% से, और वो अभी 317 करोड़ हो चुका है। इनकी रेवेन्यू में 14.8% का इंक्रीमेंट हुआ है, और प्रॉफिट में उससे भी ज़्यादा। अभी इनका रेवेन्यू 26,089 करोड़ हो चुका है। इन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग पर 60% ज़्यादा खर्च किया है इस साल, मतलब 100.96 करोड़ खर्च किए हैं। 2023 में इन्होंने टोटल 2500 करोड़ का रेवेन्यू किया था, और उसमें उनका 220 करोड़ प्रॉफिट हुआ था। मतलब मोटा मोटा पकड़ के चलो तो 10% प्रॉफिट। और इस बार आते आते उनका प्रॉफिट 316.95 करोड़ हो चुका है। इस रेस में ये अकेले नहीं है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, मतलब TCPL है, वो भी इस बिज़नेस में एक्सपांड कर रहा है। उनकी एक कंपनी है नरिश कंपनी, तो वो बेसिकली इसमें ग्रो कर रही है, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी है। 64% उसने ग्रोथ की है, और उसका प्रॉफिट 138 करोड़ है। बिस्लरी का नाम इसलिए चलता है क्योंकि एक इसकी एक क्वालिटी के लिए जानी जाती है, और इसका जो मार्केट शेयर है ना 55 to 60% है इंडिया में। और टोटल इंडिया में कितना पानी सेल होता है, एक अंदाज़ा है 2.7 बिलियन डॉलर्स। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये नंबर और ज़्यादा बढ़ेगा। ये लोग यहीं पे रुकने वाले नहीं है। इन्होंने 2026 तक बोला है कि हम लोग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। और जो ग्रोथ की आ रही है वो कितनी आ रही है, 25% पे। अब सोचो अगर इसका 10% प्रॉफिट होता है तो ये कहाँ जाएगी। देखो यार, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो एक बार इसको स्टडी करके देख लो आप। करंटली ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या इसी से ये 5,000 करोड़ तक पहुंच पाएंगे? नहीं, अभी इनके पास 128 प्लांट्स हैं, और ये लोग एम कर रहे हैं कि हम लोग इसको 150 पर पहुंचा दें, ताकि हमारी जो एक्सपांडिंग नीड है उसको हम पूरी कर पाएँ। जब भी कोई कंपनी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन करती है, जैसे इन्होंने एक्सपेक्टेशन किया है कि हमारी ग्रोथ CAGR 25% से होगी, तो हमको ये भी देख लेना ज़रूरी है कि अगर वो मार्केट है, ओवरऑल मार्केट, वो कैसे बढ़ रहा है। मतलब हो सकता है कि वो 100% से बढ़ रहा हो और ये लोग 25% से बढ़ रहे हो, तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो ये जो बिस्लरी वाला मार्केट है ना, ये 13.25% के CAGR से बढ़ेगा, और ये चाहते हैं कि हम 25% CAGR से बढ़े। मतलब मार्केट ग्रोथ से ज़्यादा ये लोग ग्रोथ चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, मार्केट शेयर इनको लेना पड़ेगा। मतलब दूसरे ब्रांड से उनको भी, उनके कस्टमर को भी टारगेट करना पड़ेगा। रिसेंटली लेंसकार्ट के CEO शार्क टैंक पर आए थे, काफ़ी ज़्यादा उनको पब्लिसिटी भी मिली, और अब ये बात सुनने में आ रही कि वो अपना IPO लॉन्च करेंगे $1 बिलियन का। और वो लोग इसको इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि जो पैसा इकट्ठा होगा उससे वो इसका एक्सपांशन कर पाएंगे इस कंपनी का। टोटल ये कंपनी की वैल्यूएशन $5.6 बिलियन है। रिसेंटली इन्होंने $200 मिलियन भी उठाए थे टामसेक और फिडेलिटी कंपनी से। और मुझे ये बताइए कि क्या खाली ये इंडिया में है या बाहर भी इनके स्टोर्स है? इंडिया में इनके 2000 स्टोर्स है, ओवरऑल इनके 2500 स्टोर्स है, मतलब 500 स्टोर्स आउट ऑफ द इंडिया है। कौन सी भी कंट्री में हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में होंगे, क्योंकि वहीं पर ये चीज़ें अफोर्ड की जा सकती है उस प्राइस पर। तो ऐसा तो नहीं कि रातों रात एक्सपांशन हो जाता है। ये एक्चुअली मिडिल ईस्ट में एक्सपांशन करना चाहते हैं, एशिया में एक्सपांशन करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो ये इन्होंने सेट किया है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर अंदर हम लोग IPO लॉन्च कर देंगे, क्योंकि हमको पैसा भी चाहिए होगा। आप रिसेंट इंसिडेंट्स देखेंगे जो इंडिया के स्टार्टअप है, लाइक जोमेटो, उन्होंने भी तो अभी IPO निकाला था। उन्होंने IPO निकाला था जुलाई 2021 में, और उन्होंने $1.3 बिलियन रेस किए थे मार्केट से।
तो इनकी वैल्यूएशन एक्चुअली $8 बिलियन उस वक्त इन्होंने निकाली थी। ऐसे ही ये लोग भी अपना आईपीओ निकालने वाले हैं, सिमिलर ट्रेजेक्ट्री को ये लोग फॉलो करने वाले हैं। अब जैसे हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि जो बिस्लरी का मार्केट है, मतलब जो वाटर का मार्केट है, बॉटल सेलिंग का, वो कैसे ग्रो कर रहा है, कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, वैसे ये पर्टिकुलर मार्केट कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, ताकि ये लोग इसमें एक्सपांशन करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, सेचुरेट हो जाता है मार्केट, और हम फिर भी एक्सपांशन करेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं। अगर आप आई वियर रिटेल बिजनेस की बात करें तो उसका CAGR 8% है, मतलब 8% ईयर ऑन ईयर ये मार्केट ग्रो कर रहा है। ऑब्वियसली जैसे आपने बिस्लेरी को देखा था कि वो अपने जो नंबर ऑफ प्लांट्स है उसको बढ़ाना चाहते थे 128 से 150, वैसे ये लोग भी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें $200 मिलियन और इन्वेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता, आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ानी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, इनोवेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कंपनी ग्रोथ रुक जाएगी। तो 360 डिग्रीज व्यू लेके चलना पड़ता है किसी भी फाउंडर या CEO को। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। ब्लू स्मार्ट ने $50 मिलियन का फंडिंग सिक्योर किया है। उन्होंने अपनी वैल्यूएशन $363 मिलियन के ऊपर ये फंडिंग उठाई थी। ब्लू स्मार्ट बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में है। इनके पास 3000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, मतलब फ्लीट साइज़ है। रिसेंटली ये देखा जा रहा है कि जो EV का बूम है ना, जो गवर्नमेंट भी उसको पहले सपोर्ट कर रहा था, अभी तो सब्सिडी निकाल ली, उसकी वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ये इंडस्ट्री अट्रैक्ट कर रही है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी हो चुकी है। 2021 में ओला ने जैसे $200 मिलियन मार्केट से रेज किए थे $3 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ। यूलो ने भी $8 मिलियन की फंडिंग उठाई थी 2020 में। बट कहानी कहीं ना कहीं आके अटक रही है, क्योंकि ओला को आप देख रहे होंगे तो रिसेंटली ही इट इज़ स्ट्रगलिंग टू बिकम अ मार्केट लीडर। अभी आपने देखा था ना रिसेंटली JSW ने टेक ओवर कर लिया है ओला को। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ बिकमिंग एन इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज हैपनिंग, ओला वॉज नेवर इन टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी व्हीकल and they started with the two wheelers, whereas JSW and the other companies which are already making the two wheelers, they did not have the technology but they had the funding, so they didn't have the pressure much जैसा ओला के ऊपर था। तो ओला के ऊपर प्रेशर था, सो दे प्रोड्यूस द व्हीकल टू क्विक। आई डोंट नो, मतलब दे मस्ट हैव मिस सम टेस्ट एंड ऑल रिसर्च ऑल्सो, सो दैट्स वाई मुंह की खानी पड़ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू सी द established brand, they know they have to maintain their standards, their image in the market, so whatever they are producing has a good quality. So both startups and the established company all are fighting for the same thing, but who is fighting desperately and more, and what result it is yielding, that have the impact on our mind. I know you must be thinking that each and every vehicle is eventually going to convert to EV only. Yes, it is going to be converted to EV, but at which technology, that is yet to be decided. Currently we are operating on batteries. In future it might be converted to some other form of energy. Basically electricity is the energy which is rotating the motors. So if energy things change, before that what used to happen, we used to run the vehicle on diesel or petrol, that used to ignite and then used to provide the force to move the vehicle, correct? So now the energy medium might change, and if someone put too much effort in single technology, then it builds basically the manufacturing facility and all facilities, I know, and it invests hell lot of money, and they cannot suddenly change their all infrastructure. And then new startup will come up and it will provide a new kind of thing, and it will grow up to certain points. Then what happens, it is yet to be known. Now I know you are hungry, so let's move to Beyond Snack. They have acquired $8.3 million of funding in series A round. Their focus is ki we wanted to expand the banana chip market. I don't know how much they have to expand, because every like Tom, Dick and Harry is entering into the market, and especially the market chip manufacturing is really not that much rocket science. People are making it. The only thing is like the quality and the taste, they can vary. I don't know. Right now, like it is the startup culture, so anything you want, you can launch it as a startup. It might be a small thing, and you can make a minor changes and attract the investors if you have a good marketing marketing mind. The total funding they have done is $13.3 million over 8 rounds. So once this round also end, the total valuation of the company would be $22.3 million. So let me know if you wanted to know the calculation of valuation. अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। Uben Electric secures 50 crore of funding in their Series A round. They have totally raised 150 crore. So 50 crore तो नया रेज किया है। They have 100 showrooms all over the India. अगर आपने इसका सुना है या कहीं पर शोरूम देखा है तो let me know in the comment section. Right now making an electric vehicle
is not that much hard. You can assemble the different parts and make it. India Mart Zindabad, you know what to do next. Then you can raise the fund also. Or you do the IPO, you come into the public eyes. So you get extra attention. It is good for your brand if it is new. I still don't know what is the USP of this brand because each and every brand is focusing on something. So what different they are doing? If you know already, you let me know in the comment section. So the 50 crore which they have raised, it has not come from India. So foreign players are basically investing in this, like MB's Holding US, Kuberan Ventures, Karimjit Group from Africa. So it is like they are attracting the investors from outside the country, not from inside the country. So it might aid them value also because the investors comes, then they bring their technology also, and it might help them to grow their business. But future is still unknown. Let's hope for the best. चलिए तो अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। आप सबने इन शॉर्ट्स का नाम सुना होगा। इन शॉर्ट की ऐप भी यूज़ की होगी, जो आपने एंड्रॉयड पे यूज़ की होगी, उसके कुछ एड्स भी आते हैं। एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द ऐप इज़ रियली गुड। सो नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू द अनदर बिजनेस एंड दे हैव and the founder Azhar Iqbal is launching Fenado AI. So this app will help people to build their website and application with no code facility. Means you don't have to have a knowledge about any code. But I don't know how much it will grow. There are a lot of platforms which are already doing it. The only thing which I am able to see here is that they will let you build the application, but the only catch is you have to use their platform for server and all other applications. So you might build an application, but you cannot take it off, or you can just run on Android or something like that. You have to do all other activities on their server also, because you have to do the development, you have to add the features, and all other parameters comes later. But the problem is that their cost is still high, so they have a less Indian customers, but they have attracted the customer from outside India like US and all. So basically they have a 200 paying customers, and they are from US, Europe, and few of them from India. It might be like how much from 200, maybe 10%, 20 customers. Yeah. The expert predict that AI market has gone so much that in future 65% of app development, website development will happen through AI technology only. So does this mean that job cut will be 65%? No, no, no. That's only mean that the good coder or good manager, or you can say the agent controller, will be there. They will be making the apps, and a lot of time will be saved to those who are really not into the coding and they are still doing it because they have to. अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। सेबी ने कुछ नए ईसॉप्स इशू किए हैं। उसमें टॉप मैनेजमेंट को उन्होंने $71 मिलियन के ईसॉप दिए हैं। फाउंडर एंड सीईओ को $200 मिलियन के ईसॉप दिए हैं। तो टोटल $271 मिलियन के ईसॉप्स मिले हैं। बेसिकली फाउंडर्स और टॉप मैनेजमेंट को मिला है। तो क्वेश्चन ये है कि यार क्यों दिए गए, प्लस ये टॉप मैनेजमेंट को क्यों दिए गए। बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने कंपनी को स्क्रैच से लेके गए हैं, तो दे डिजर्व ऑल्सो द सेम थिंग इफ दे आर विद द सेम कंपनी एंड दे आर परफॉर्मिंग। एंड इफ एनी पर्सन हु इज still at the ground level and doing their best, he also deserves the same thing. So they should always look into the both side of the puzzle. The major concern is like if you are a CEO, you are top management, and you only have to issue the ESOPs, then you can do it because you don't need a lot of approval. And similar incident happened in Zomato also, and thereafter one scrutiny was also made on that, and it seems like Swiggy is doing the same. I hope their story doesn't turn out to be bad now. Now, one more news from the Swiggy. Swiggy launched PYNG app. It's called Paying app. Yes, the full form you can say that. I have recently covered that they have launched Snack app. They are launching different apps. So they are not into the business of food delivery nowadays. They are into the business of making an app because it's easy. The AI is there. They have the engineer. They can hire. They can do that. So India is also India's founders, and India is also going into the virtual field of the businesses. It seems so. So it will serve the service category like career coaching, legal advice, finance consulting, nutrition. So overall, if you see what this app will do is that you need any advice for which you used to go to the professional offline, like to your consultant, to your CA, to your lawyer, something like that. This app will do the same, but it will be virtually. So I don't think it's new concept, but yes, they have the marketing knowledge. They are already established brand, so they are taking advantage of it. Don't you think India is a late boomer in this market?
the app house which is Swiggy is now doing, actually house of apps you can say, means they are building different apps, because West is doing it for like maybe more than 2 to 3 decades, and now we are adopting, so we are still behind. We are thinking that we are going ahead, but not that much. We are still using their technology. So it's like कि वो लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, then we start using it, so we are always behind. You already know that Swiggy is going to launch their IPO, and ahead of IPO they have to do the marketing. So when does IPO do good? Basically, if the company is doing good profit, means profitability matters. So Swiggy has a one more company which is Instamart. So ahead of IPO they are demerging it. Instamart contributes 9% of the valuation of Swiggy. तो बेसिकली ब्लिंकिट की ग्रोथ हो रही है, जेप्टो की हो रही है, जोमेटो की हो रही है। तो ये क्यों पीछे रहे? क्योंकि अगर वो लोग पहले आईपीओ लॉन्च कर देंगे तो फिर सारे इन्वेस्टर्स एक ही जगह इन्वेस्ट पहले कर देंगे ना। तो ये चाहते हैं कि हम इस पार्ट का हिस्सा सबसे पहले बने, हम स्टॉक मार्केट में अब इसको ट्रेड भी कर पाएंगे मतलब। तो क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा यार, इस बिजनेस में इतने सारे इन्वेस्टर्स है, इतनी सारी कंपनियाँ आ रही है तो, और अभी ग्रोथ कर रहा है, आगे पता नहीं कितना ग्रो करता है। अब एक और न्यूज़ आ रही है, वो भी स्विगी की ही है। स्विगी ने कॉरपोरेट कैटरिंग चालू कर दी है। मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ मे बी IT फर्म्स एंड अदर कंपनीज, वहाँ पर स्विगी कैटरिंग का काम करेगा। कैटरिंग का मतलब वहाँ की कैंटीन होती है ना, उसको ऑपरेट करेगा। बट क्या स्विगी के एम्प्लॉय उसको ऑपरेट करेंगे या फिर वो थर्ड पार्टी वेंडर्स को देगा उनका कुछ क्वालिफिकेशन के बेस पर? ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। बट स्विगी के पास या फिर जोमेटो के पास एक अच्छा बेस तो है, कहीं ना कहीं उनको पता है कि कौन सा रेस्टोरेंट क्या कर रहा है, मतलब कितना उसको रेटिंग मिला है। तो इससे एक फ़ायदा तो हो जाएगा लोगों का कि जो अच्छा कर रहे हैं उनको एक मौका मिल जाएगा कि वो कॉर्पोरेट में भी घुस सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत बार क्या होता है ना, कैंटीन की फैसिलिटी उतनी अच्छी होती नहीं, बट कॉर्पोरेट में एक और चीज़ नहीं हो जाती जो आपको रेस्टोरेंट पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इंडिविजुअल रेस्टोरेंट है तो आप खुद मैनेज करते हैं। आपको पता है कहाँ एक्सपेंड हमको बढ़ाना है, कहाँ कम करना है, वहीं पर एक्सपेंस बढ़ाना है, कम करना है। और वहीं पर अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वहाँ एक फिक्स अमाउंट ही मिलता है आपको। यहाँ पर आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं, वहाँ बढ़ा नहीं सकते, और बहुत सारे वेरिएबल्स चेंज होते हैं। तो क्या वहाँ पर ये लोग सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी बात है। इन्होंने कॉर्पोरेट कैटरिंग के लिए 50 जो कंपनी आती है जो फूड बनाती है उनको ऑनबोर्ड भी किया है, और इन्होंने ऑनबोर्डिंग के लिए बेसिकली जो 10 मेजर सिटीज़ हैं उनसे ऑनबोर्ड किया है। ऑब्वियसली करेंगे वहीं पर, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा ऑफिसेस हैं, कॉर्पोरेट वहीं पर ज़्यादा है, और वहाँ पर जो लोग होंगे उनको पता भी होगा क्या टेस्ट है। इस फैसिलिटी को इन्होंने नाम दिया है स्विगी सर्व। तो जो कंपनी पहले B2C मॉडल पर काम करती है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, वो भी B2B मॉडल पर काम करेगी, बिजनेस टू बिजनेस। MBA वाले इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। यार फ्लाइट बहुत कॉस्टली हो गई है, बस के किराए बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के खर्चे बढ़ चुके हैं, बट एक चीज़ अभी भी मुझे जो लगता है रीज़नेबल है वो है रेलवे के प्राइस। और रेलवे अभी 2025 में ऐसा सोच रहा है कि वो $22 बिलियन इन्वेस्ट करेगा अपने रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए। मेरे हिसाब से रेलवे अभी भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, एंड फ्यूचर में और अच्छा हो जाएगा। अच्छा हुआ इसको प्राइवेटाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है। मैं अभी रिसेंटली मुंबई गया था तो मुझे पता चला कि वहाँ पर अदानी, पूरा एयरपोर्ट अदानी का हो गया, जो बेच रहा है सब अदानी 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 कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ऑन एयरपोर्ट इट इज़ ऑलवेज कॉस्टलियर, आई नो दैट, बट जो कॉस्ट है ना उतना इंडिया वाले एफर्ट कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। आई नो कि उसके बदले में सर्विसेज आपको क्लीनलीनेस मिल रही है, एम्बियंस मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, बट अपने को दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता है। वाकई में अदानी जी ने ये अच्छा मूव लिया है, और उन्होंने जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं ना इंडिया के, Tier 1 कस्टमर बोल लो, उनको टारगेट तो अच्छे से कर लिया है। अब जब इंडिया रेलवे में भी मॉडर्नाइजेशन आएगा तो क्या इनके टिकट्स बढ़ेंगे? आप क्या सोचते हैं? और जब ये लोग मॉडर्नाइजेशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें ये लोग 344 करोड़ इन्होंने सेफ्टी को बजट अलोकेट किया है कि सेफ्टी के लिए इतना इन्वेस्ट करेंगे, और रोलिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए 403 करोड़। तो कहीं ना कहीं पैसा तो बढ़ जाता है यार। हम लोग एक ही तरफ सोचते हैं कि वो पैसा आएगा वो खाली मॉडर्नाइजेशन में लगेगा, बट कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड रहती है, वहाँ पर पैसा ख़त्म भी होता है। तो ये काम कैसे करता है वो भी देख लेते हैं ना। एक्चुअली एक बजट अलोकेट होता है कि आप इतना बजट आप इस इंडस्ट्री पर खर्च कर सकते हैं। तो जो रेलवे का बजट अलोकेट हो 2.65 ट्रिलियन रुपीज़ हुआ है। अब उसका 76% जो बजट है वो मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च होगा। तो बेसिकली ये है कि जैसे इंडिया को इनकम कितनी हुई उसमें कितना परसेंट किस सेक्टर को जाएगा, वो वाली बात हो जाती है। जब से मैं कॉलेज में आया था, कॉलेज के बाद में मुझे बहुत साल हो गए, और मैंने एक मेकाफ़ी करके है, MACFEE करके एक एंटीवायरस है, उसका बहुत बार नाम सुना है, और पता नहीं कहाँ से तो इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर में। अभी उन्होंने एक प्लान निकाला है कि 499 में, जिसमें आप डीप फेक को भी उससे पहचान पाएंगे। और उन्होंने एक बंडल प्लान भी निकाला है, जिसमें उन्होंने बोला कि 2,398 रुपये दे दो, इसके साथ आप अदर सर्विसेज भी ले सकते हो। क्या इंडिया में कोई आदमी खाली डीप फेक पहचानने के लिए 500 रुपये पे करेगा?
इतना तो उसका इंटरनेट पैक भी नहीं होगा। बट क्या कॉर्पोरेट इसको पे करेगा? माइट और माइट नॉट पॉसिबल। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब डीप फेक अभी जिस हिसाब से बन रहे हैं उस हिसाब से उतना भी रियल नहीं है। मतलब कोई अगर फेयरली स्मार्ट आदमी है तो पहचान पा रहा है कि ये फेक है, ये सही है करके। इवन आवाज़ में सब में उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आई, तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि उतनी ज़्यादा नीड है। हावेवर जो ओल्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, या फिर जो लोग उतनी टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाते, उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट क्या उनका इनकम इतना ज़्यादा होता है कि वो 500 रुपये पर महीने के पे करें खाली डीप फेक के लिए, वो भी इंडिया में? मुझे तो नहीं लगता यार, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ ही कम करते हैं। अब उसमें भी कुछ आ रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए 500 रुपये और पे करेंगे। आई डोंट थिंक इट इज़ गुड आइडिया। मैंने बहुत पहले सुना था कि यार टेक्नोलॉजी वरदान है या अभिशाप। साइंस साइंस के ऊपर हम लोग निबंध लिखते थे तो ये अक्सर हुआ करता था, विज्ञान आशीर्वाद है या अभिशाप। तो मुझे अभी ये पता चल रहा है ना कि जैसे टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो टेक्नोलॉजी के टर्म में भी यही बात होती है कि यार इसको अच्छे से यूज़ करो तो बहुत सारी चीज़ें की सकती है, और इसको बुरे से यूज़ करो तो बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी हो सकती है। और 66% जो आप वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, सब डीप फेक से बनाए जाते हैं भाई। बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है इसको लेके। ये मैकफी ने भी लॉन्च किया होगा, मैकाफी जो भी है। तो देखते हैं कहाँ तक जाती है कहाँ नहीं। और जैसे मैंने बोला है ना कि टेक्नोलॉजी अभिशाप भी है और वरदान भी है। तो चैट जीपीटी को जो लोग अच्छे से यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा कर भी पा रहे हैं, कोडिंग कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वहीं पर इसको एक बुरे तरीके से भी यूज़ किया जा रहा है। रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था यूएसए में, जहाँ पर साइबर ट्रक में बम रख के उसको उड़ा दिया गया था। और ये बात थी 1 जनवरी की, लॉस वेगस की, जिसमें एक आदमी मारा भी गया और 7 लोग इंजर्ड हुए थे। तो बाद में इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पता चला कि जो आदमी उसने बॉम्ब बना के रखा था वो चैट जीपीटी को यूज़ किया था। इसलिए मैंने बोला ना कि टेक्नोलॉजी भी अभिशाप भी। अब आप बोलेंगे डायरेक्टली क्या बॉम्ब बनाने का बताता है चैट जीपीटी? नहीं नहीं, देर आर वेज अराउंड इट। यू कैन जेल ब्रेक चैट जीपीटी, नॉट एंटायरली बट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो अभी अभी जो मैंने पिछली न्यूज़ शायद कवर की थी उसमें बताया था कि जो एआई के 2 पार्ट है उसके लिए लोग बनाए जा रहे हैं कि यार 2 भागों में बढ़ चुकी है। सैम अल्टमैन बोलते हैं कि इसको यूज़ करो, भयंकर बनाओ, भयंकर ग्रो करो। और वहीं पर एक टाइप की जनता है जो बोल रही है नहीं, इसको क्रिटिकल सेक्टर में इम्प्लीमेंट मत करो, इसको इतना एक्सपोनेंशियली आप मत बताओ, क्योंकि इसका पता नहीं हमको कि कहाँ जाके रुकेगा। प्लस ये बैकएंड में क्या कर रहा है वो किसी को कुछ पता नहीं रहता है। इट्स लाइक योर माइंड थिंकिंग, तो उसमें हर एक चीज़ जाके आप नहीं देख सकते, वहाँ कोई कोड रिटर्न नहीं हो रहा है। इट इज़ लाइक कि आपने अपने माइंड को ट्रेन करते वैसा उनको भी ट्रेन कर दिया है। अभी देखने वाली बात ये है कि वाकई में ये बूम बन के सामने आता है या फिर क्या होता है। एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि BMW में एलेक्सा ने अपना इंटीग्रेशन डाल दिया है। तो जो BMW के 2018 के बाद वाले मॉडल है उसमें लोग एलेक्सा इंस्टॉल कर पाएंगे। पर मुझे एक चीज़ बताओ यार, एलेक्सा भी ऐसे भी इतना अच्छा काम नहीं करता। उसको बस एक 1 वर्ड के लिए, 1 सेंटेंस के लिए काफ़ी है, बट उसको अगर फॉलोअप क्वेश्चन पूछो तो वो दे नहीं पाता, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता। एआई ने अपना खाली रूफस एआई बना रखा, वो भी खाली शॉपिंग के लिए यूज़ होता है, बहुत ही नीश वाला है। और उसके अलावा उन्होंने कोई एआई बना नहीं रखा है। हाउएवर उन्होंने एंथ्रोपिक जो क्लाउड एआई है उसमें इन्वेस्टमेंट डाल रखा है। बट उनको अगर इंटीग्रेट ही नहीं करते उस चीज़ को अगर एलेक्सा में ना, तो मुझे नहीं लगता एलेक्सा कोई यूज़फुल है। अभी के लिए अगर मैं बोलूँगा कि एलेक्सा क्या है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने फ़ोन को एलेक्सा में एज ए ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करके फिर मैं अपना जेमिनी एक्सेस करता हूँ, क्योंकि जेमिनी में बहुत सारी चैट फ्री हो जाती है। अदरवाइज मैं अपना चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकता हूँ, बट वो थोड़ा स्मार्ट भी हो जाता है। अगेन दोनों के अपने प्लस एंड माइनस है, बट मेरा कहना ये है कि यार जब आप उस लेवल पर जा ही नहीं पाओगे तो फिर आप इंटीग्रेट करके भी क्या करोगे? कहने के लिए अच्छा है, मार्केटिंग के लिए आपने अच्छा खासा कर लिया है, यू माइट हैव एक्सपैंडेड योर टेक्नोलॉजी ऑल्सो, बट हाउ वुड यू यूटिलाइज इट? आई नो कि यू विल से कि नहीं हम लोग उसमें अमेजोन प्राइम डाल देंगे, हम लोग उसमें अमेजोन म्यूज़िक डाल देंगे तो म्यूज़िक चलेगा, सब इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। बट स्टिल एआई प्लेज अ मेजर रोल मैन। अगर एआई डाल दिया ना तो मज़ा आ जाएगा कि जो उनकी व्हीकल है BMW की, वो भी कहीं ना कहीं ऑटोमेशन लेके आ रही होगी ना, कहाँ पार्क करना है, क्या करना है, कहाँ पर चलना है, कैसे चलना है, ऑटो ड्राइविंग जो भी होता है, सब चीज़ ऑटोमेटिक ड्राइविंग जो बोलो, तो वो सब चीज़ें लेके आएगी। तो उसके अंदर अगर एलेक्सा इंटीग्रेट हो जाए दैट वुड बी नेक्स्ट लेवल। दैट्स व्हाट आई थिंक। अगली न्यूज़ आ रही है सोनी से। सोनी ने अपना स्मेल ओ विजन निकाला है। ये प्ले स्टेशन में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसकी फीचर की टेक्नोलॉजी ये है कि जब आप गेम खेल रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं जाते हैं, कभी आप किसी गुफा में घुस रहे हैं, कभी आप आसमान में उड़ रहे हैं, कभी आपके ऊपर बारिश हो रही है, तो ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं ना। ये थोड़ा अपन देखने में अच्छा लगता है, द साउंड इज़ देयर, बट विदाउट स्मेल यू कांट फील द एंटायर थिंग कम्प्लीटली। कहीं ना कहीं मिसिंग पार्ट तो रहता है यार। 3D की भी अपनी लिमिटेशन है, तो ये लोग वो भी इसमें डालने वाले। अब मुझे ये बताओ कि यार ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लेके आएंगे? रिसेंटली आपने देखा था ना कि एआई की मदद से लोग पहचान पा रहे थे कि कैसे वो फ्रेग्रेंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर कौन से फ्रेग्रेंस का परफ्यूम बना सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट फ्रेग्रेंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हो सकता है कि कुछ इनके इंग्रेडिएंट्स हो वो लोग इसके अंदर डाल दें, सोनी प्ले स्टेशन के अंदर, और उसके बाद जब भी वो गेम चलता है उसमें क्या ट्रिगर हो रहा है उसके बेसिस पे एआई उसका पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बना देगा, देन वो रिलीज़ करेगा, जिससे जो भी खेल रहा है उसको आनंद आएगा। बट
इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे नहीं लगता। फैसिनेटिंग इन द सेंस कि जिसका कोई यूज़ केस प्रैक्टिकली हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस हो, मतलब जो है ना गेम चेंजिंग वाला, जैसे VR वाला फील आ जाए, ऐसा कुछ वो हो गया तो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब मुझे एक चीज़ समझो यार, सोनी वाले कैमरा बनाते थे iOS के लिए, उन्होंने iOS के लिए तो कैमरा, iOS वालों ने तभी बोल दिया नहीं नहीं आईफोन वाले हम तो सैमसंग से बनवाएंगे। ये लोग घुस गए प्ले स्टेशन में यार। क्या कर रहे हो यार। आईफोन का कैमरा मुझे लगता है अभी उतना अच्छा नहीं है, मैं खुद आईफोन से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बट आई स्टिल रिमेंबर कि यार कि कलर्स को ओवर सेचुरेट अंडर सेचुरेट कर देता है, कुछ ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल देता है यार। तो यार जहाँ पर आप वाकई में डोमिनेट करते हो वहाँ थोड़ा और फोकस करोगे तो ज़्यादा आगे जाओगे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बट अगेन कंपनी में लोग बैठे हैं तो उनको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर, आपकी और हमारी प्यारी न्यूज़। अभी जो इनकम टैक्स नया आने वाला है उसमें जो बजट के फाइलिंग रूल्स हैं उनको चेंज किया जाएगा। और जो लोग को नहीं पता है भाई, 1 फरवरी को बजट अनाउंसमेंट होगा। तो जो मार्केट अभी नीचे जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट उतना ज़्यादा नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं ये बूम करेगा फिर वहाँ से नीचे जाएगा, वो बात अलग है, बट वो बजट तक थोड़ा सा रहेगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होगी, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे ना तो $120 बिलियन के टैक्स में डिस्प्यूट रेज किए गए हैं। अब ये बोलते नहीं हमको टैक्स लेना है, हम बोलते नहीं देना है, ये तो हमने वहाँ पर दे दिया यहाँ पर दे दिया। प्रॉब्लम क्या है ना, जब आम आदमी आप और मैं कभी टैक्स भरने बैठते हैं ना, समझ में नहीं आता यार, इतनी चीज़ें हो जाती है, एक दिन ही उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी वीक की, तब जाके आप टैक्स भर पाएंगे। इतनी ज़्यादा टर्म्स बना दी, कहीं ना कहीं अगर इनके पास इन्होंने पोर्टल बनाया है, पोर्टल में भी इशू आ रहे हैं, अभी भी इशू आ रहे हैं, गलत नोटिस चले गए GST के, ठीक है इनकम टैक्स पोर्टल नहीं है बट वो भी किसी ने बनाया है ना, AI पावर टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या करेगा यार, थोड़ा बहुत तो एडवांस करना पड़ेगा ना। एक जनरल पब्लिक को, जो आदमी खाली बहुत कम इनकम टैक्स भरता है या उसका इनकम ब्रैकेट ही कम है, वो कहाँ CA को हायर करेगा, और CA ने सही भरा कि नहीं भरा इसकी गारंटी क्या है, उसके बाद भी नोटिस मिल सकता है ना। यहाँ पर कोई एग्रीमेंट तो कर नहीं रहे, CA बोल देगा मुझे तो पता नहीं था, क्या कर लोगे आप उसका, आपने किसी प्रोफेशनल को तो हायर नहीं किया था, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और रूल्स इतने स्ट्रिक्ट बना दो कि लोग अपनी ऑलरेडी जॉब में ही बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, उसके बाद रूल सीखने में कितना टाइम देंगे, तो कहीं ना कहीं यार सोचने वाली बात है। That's it guys for today's video. If you found this video helpful then hit the like button and consider subscribing to my channel.